अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे बताइएगा आपको आवाज़ आ रही है और आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई एक बस मैसेज करके मुझे बता दें। ऑलराइट। जहाँ पे आपको स्क्रीन में कोई इशू आए, स्क्रीन नज़र ना आए या मेरी वॉइस में कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ उसी वक़्त ही मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? ओके जी, आज हमारा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और फ़िक़्ह का लास्ट लेक्चर है और आज हम डिस्कस करने लगे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस। और इनको हम डिस्कस करेंगे ओंटोलॉजी में और एपिस्टेमोलॉजी में। बेसिकली ओंटोलॉजी क्या होता है? ओंटोलॉजी होता है कि वो चीज़ें जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं, या हम ये कोशिश करते हैं, ये देखते हैं कि वाकई कौन सी चीज़ रियल है और कौन सी चीज़ फेक है, ठीक है? और दूसरा जो हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे पास रियलिटी में मौजूद होती हैं, उन्हीं चीज़ों को हम मज़ीद वैलिडेटेड और रिसर्च बेस पे देखते हैं, ठीक है? इसकी वैसे जो नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग या डेफिनेशन होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका नॉलेज क्या है, उनको कैसे हम लेकर चलते हैं, किस तरह से, किस तरीके से लेकर चलेंगे, वो कौन से लॉज़ के तहत आएँगी और किस तरह से उनको एक्वायर किया जा सकता है, वैलिडेट किया जा सकता है या अपडेट किया जा सकता है। ठीक है जी। तो प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि हम लोग पूरा वीक यही पढ़ते आए हैं, यही देखते आए हैं कि चीज़ें जब हमारे पास डिफरेंट होती हैं। एक सेकेंड जी, जिनको नहीं नज़र आ रही मैं एक दफ़ा दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन। अब शेयर हो रही है, अब मुझे बताइएगा। ओके, ठीक है जी। चलें, ओंटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी का आपको फ़र्क पता चल गया है। बेसिकली हम जो एपिस्टेमोलॉजी होते हैं उसमें डीप नॉलेज, जो दुनियावी नॉलेज होता है, या जिस तरह से रिसर्च अगेन एंड अगेन की जाती है और वक्त के साथ साथ जो चीज़ें बदलती जाती हैं, उनकी वैलिडिटी देखते हैं, उनका एक्वायरमेंट देखते हैं, उनका क्रिएशन देखते हैं और वो किस तरह से की जाती है, उनको देखा जाता है। ओंटोलॉजी में हम जो चीज़ें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, जो जिनको आप गॉड मेड भी कह सकते हैं, ठीक है? उन्हीं की रियलिटी या उन्हीं के जो रियलिटी चेक्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, हम उनकी तरफ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ। शेयर क्या करना, आप लोगों को भी पता ही होगा, जिस तरह से मिस्र के चीज़ों का, या आप इनको देखें कि जिस तरह उन लोगों का नॉलेज बढ़ता जा रहा था, तो अल्लाह ताला ने उनको पलट दिया था, उनका तख्ता ही पलट दिया था। तो उसमें ये था कि वो इतने अल्लाह ताला के करीब हो चुके थे अपने नॉलेज से, अपने इल्म से, कि वो ये तक बता सकते थे कि हज़रत जिब्राईल दुनिया में अगर मौजूद हैं तो वो इस वक़्त कहाँ पर मौजूद होंगे, ठीक है? तो इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें इसी में ही आएँगी कि जिस तरह से एक इंसान अपने दिमाग को इस्तेमाल करता जाता है, इल्म हासिल करता जाता है, नॉलेज आता जाता है, तो वो एक टाइम पे इस लेवल पर पहुंच जाता है कि जहाँ पर उसकी बताई हुई अक्सर बातें सच होनी शुरू हो जाती हैं। और ये हमारा जो एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव है, या जो हमारी पिछली कौमें गुजरी हैं, उनमें हमने इन चीज़ों को देखा भी है और पढ़ा भी है। ठीक हो गया? तो आज के दौर में भी कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो जिनका दिमाग एक्स्ट्रा चलता है, और ऐसी-ऐसी चीज़ें आजकल देखने में आती हैं कि हम लोग एकदम से तो खुद भी एक हमारे अंदर ना करंट सा आता है कि वाक़ई ऐसा हो सकता है। तो जब पिछले दौर में हो सकता है, तो आजकल का दौर तो फिर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है और बाकी चीज़ें। और वैसे भी अभी तक तो जापान का कुछ इस तरह की चीज़ें उन्होंने शेयर कर दी हुई हैं कि वो इंसान का जो एक गर्दन का सिस्टम है, वो एक
इंसान से उतार के दूसरे इंसान पे ट्रांसफ़र करने वाले हो गए। और फिर उनकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी है कि अभी कुछ तो उस पे काम भी चल रहा है, कुछ उन्होंने जो जहाँ तक मेरे नॉलेज के मुताबिक है, उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं उसमें काम पे लगा भी दी हुई हैं या एक आधा उन्होंने टेस्ट कर भी लिया हुआ है कि जिस तरह से एक इंसान मर जाता है और आप अपने मरे हुए को दोबारा देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। इतना नॉलेज वो लोग लेके जा चुके हैं और हम लोग अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमारे पाकिस्तान में कौन मुस्लिम है और कौन काफिर है। ठीक है, तो सोचने वाली बातें होती हैं, देखने वाली बातें होती हैं और सिर्फ एक चीज़ पर टक के रह जाने वाली बातें नहीं होती हैं। सूरत यासीन अगर आप पढ़ते हो तो उसमें क्लियरली अल्लाह ताला ने मेंशन किया हुआ है कि गौर व फिक्र किया करो, कि गौर व फिक्र करते करते तुम चाँद के पार भी जा सकते हो। और अभी तक हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग एक दूसरे को मुस्लिम काफिर कहते रहते हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो एंग्जियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ जस्टिस है वो हमें क्या बताता है। अच्छा, कल का जो हमारा लेक्चर था या जो अभी हमारे लेक्चर गुजर चुके हैं उनके जितने भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हैं तो वो आज पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज ये जो है हमारा सेशन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो उसमें हम लोग कोई ऐसी चीज़ कि कोई आपके दिमाग में रह जाए और आप कहें कि जी ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी, तो बाद में आप लोगों को फिर प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन करना हो जो बाद में हो, तो ये लेक्चर जब यूट्यूब पे जाएंगे तो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। इन द आर्किटेक्चरल मैट्रिक्स ऑफ इस्लामिक jurisprudence, justice is not an architectural embellishment. It is the cornerstone upon which the entire legal edifice rests. अब बेसिकली हम इन चीज़ों को किस में देखेंगे, एक्सियोलॉजी में। एक्सियोलॉजी क्या होगी, एक्सियोलॉजी होती है स्टडी करना किस चीज़ को, वैल्यूज़ को, एथिक्स को, और ये इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना कि ये रोल्स, ये प्रिंसिपल्स, ये बिलीव्स ये कहाँ कहाँ पे वैलिड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी ये चीज़ें आ जाएंगी। अब बेसिकली कॉर्नरस्टोन क्या होता है कि ऐसी बुनियाद जिसके ऊपर आप एक इमारत तामीर कर सकें। अब हमारे पास बुनियाद क्या है, कुरान और सुन्ना। ठीक है, हम इन्हीं दो चीज़ों को लेकर चलते हैं और इन्हीं के साथ जब हम सेकेंडरी सोर्सेज में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास इजमा क्यास और इस्तिहाद भी आ जाता है, इस्तेहसान भी आ जाता है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं और हमारी जो बेसिक्स जो होती हैं, पूरी इमारत जिस पे कायम होती है, उनको हम जब लेके चलें और उसके तरीके से हम चलें तो फिर कुरान और सुन्ना क्लियरली कहते हैं कि एक दूसरे से अदल और इंसाफ किया करो, नाप-तोल में कमी मत किया करो, झूठ मत बोला करो, गिबत मत किया करो, ज़िना मत करो, शराब नोशी मत करो। लेकिन आप इसमें से देखें कि कौन-कौन सी चीज़ें हमारी सोसाइटी में आम हो गई हुई हैं। आम इस तरह से हो गई हुई हैं कि हम लोग हर चीज़ पे कह देते हैं, कोई बात नहीं आजकल तो चलता है। जब हम ये चीज़ें कहना शुरू कर देते हैं कि कोई बात नहीं आजकल तो चलता है, तो फिर आप देख लें आजकल कत्ल भी चल रहा है, रेप भी चल रहा है, ज़िना भी चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे हैं। जो हमारे विरासती हमारे इश्यूज़ हैं, हम उसमें से भी डंडी मार जाते हैं। ठीक है, और कुछ ना हो तो मैंने अक्सर ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो अपने ही माँ बाप को चूना लगा रहे होते हैं। तो बहुत से हम लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं, हर हर इशू पर हम लोग बात करते हैं, लेकिन बात फिर वही आ जाती है जब आप लोगों ने दिमाग में बिठा ही लिया है कि आजकल तो सब चलता है, आजकल मॉडर्निज्म है, आजकल तो सब चलता है। अच्छा, अब ज़्यादातर ये इशू कहाँ से देखने में आता है, जब दो अलग अलग क्लासेस के बच्चे इकट्ठे बैठना शुरू हो जाते हैं। क्लासेस से मुराद स्टेटस के बच्चे, एक थोड़ा हाई क्लास होगा, एक थोड़ा मिडिल क्लास होगा, एक लोअर मिडिल क्लास होगा, एक के पास आईफ़ोन है, दूसरे के पास सैमसंग होगा, एक अभी भी बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होगा, आप उसको नोकिया में भी ले सकते हैं, मोटरोला में भी ले सकते हैं। तो जब तीनों एक साथ बैठेंगे तो डेफ़िनेटली एक दूसरे के
कॉम्प्लेक्स में तो आएँगे ना। तो जब उसको लगेगा कि हाँ, वो गलत तरीके से पैसे कमा रहा है, तो ठीक है, आजकल तो चलता है। तो जब ये चीज़ें आ जाएँगी तो ना आपके पास बैलेंस रहेगा, ना आपके पास अदल रहेगा, ना इंसाफ रहेगा, ना कोई और चीज़ रहेगी, ना मसावात रहेगी, ना इक्वालिटी रहेगी। तो जब ये चीज़ें आ जाएँगी, हमारे दिमागों में फिट हो जाएँगी। देखिए, उसके बाप ने जो कमाया, वो उसके ऊपर खर्च कर रहा है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से, या हम लोग आपस में भी कलीग्स बैठते हैं, तो कोई अपने आप को चौधरी बता रहा होता है, कोई राणा बता रहा होता है, कोई अपने आप को मलिक बता रहा है, कोई राजा बता रहा है। मेरा एक क्वेश्चन सिंपल सा होता है कि अगर आप अपने नाम से बाप का नाम और ज़ात हटा दें और आप अपने नाम को लेकर देखें, तो खुद बताएं कि आप क्या हैं। ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि एक तो जो चीज़ आपने कमाई हो, और एक चीज़ जो होती है कि आपने उस पे बाप की दौलत पे या अपने ख़ानदान की दौलत पे याशी की हो। अब जिन स्कूल के बच्चों से आपस में बातचीत होती है, या वो आपस में बैठते हैं, वो देखते हैं एक बड़ी गाड़ी में आ रहा है, एक मोटर बाइक पे आ रहा है, डिफरेंस आ गया। वहाँ पे इक्वालिटी भी नहीं हो सकती, लाइफस्टाइल भी डिफरेंट हो जाएगा। एक बच्चा डेली एसी में आता है और एसी में जाता है, एक बच्चा डेली जो है वो मोटर बाइक पे धूप में आता है, धूप में जाता है। हो सकता है उनके पास गाड़ी हो, जैसे अब अगर मैं अपने सिटी की बात करूँ तो मेरी कचहरी बिल्कुल पास में है। मैं अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे भी जाऊँ तो मुझे 7 से 8 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर उसी 7 से 8 मिनट के लिए मैं गाड़ी निकाल लूँ तो मेरा लेवल हाई हो जाएगा। ऐसे ही है ना। अब चीज़ें क्या होती हैं, अब जैसे हम जैसे लोग होते हैं, जो हम लोग प्रोफेशनल हैं, 8-9 साल हमारा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में उठते बैठते हैं, तो हम अपने ऊपर ये चीज़ें हावी नहीं करते कि उसके पास फलानी गाड़ी है, उसके पास फलाना घर है। हम अपने लाइफस्टाइल को देखते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में हमारे पास क्या चीज़ अवेलेबल है। हो सकता है मेरे पास 4 गाड़ियाँ हों, मैं निकालती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास वॉकिंग डिस्टेंस पे सारा कुछ मौजूद है। अब मैं सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे शो ऑफ करने निकलूँ तो फिर मैं कोई सी भी गाड़ी लेके जा सकती हूँ। ऐसे ही है ना। तो चीज़ें इस चीज़ से भी डिफरेंट हो जाती हैं, और हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स का शिकार इसलिए हो जाते हैं कि हम दूसरे को देखते हैं, वाह उसके पास तो ऑडी है, उसके पास तो लैंड क्रूजर है, उसके पास तो फॉर्च्यूनर है। हो सकता है शायद वही गाड़ी हमारे घरों में भी खड़ी हो, लेकिन हम लोग निकालते ना हो और लोगों को पता ना हो। ठीक है। अब जिनके पास वॉकिंग डिस्टेंस पे चीज़ें मौजूद होंगी, डेफिनेटली उन्हें हर रोज़ गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही चले जाएंगे। अब जिन लोगों ने 20-22 किलोमीटर दूर से आना है, उनमें लड़के ज़्यादा होते हैं, तो उनका क्या होता है कि या तो वो बाइक पे आ जाता है या वो गाड़ी पे आ जाता है। अब सिर्फ इस चीज़ को देख के आप ये कर लें कि वो बहुत अमीर है और मैं बहुत गरीब हूँ, या मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, या मैं नहीं कमा पा रहा। हर एक इंसान का अपना एक सिस्टम होता है जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया हुआ है। अल्लाह ताला ने जो जिसका है उसको देना है। ठीक है। आपका रिज़्क आप तक पहुँच जाता है। हाँ, अगर हम दुनियावी चीज़ों की बात करें तो नज़र बरहक है। उसके बाद आपके पास पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाते हैं। पॉलिटिकल इश्यूज़ से मुराद ये है कि आप अगर एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल जेलसी हो जाएगी, डिपार्टमेंटल जेलसी हो जाएगी। उसकी बेस पे हो सकता है आपका प्रमोशन रुक जाए। जैसे हम लोग कचहरी में बैठते हैं, तो हमारे साथ भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ किसी के साथ अगर हमारा कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, तो हमारे केसेस चोरी हो जाते हैं। केसेस चोरी होने से मुराद ये होती है कि जो हमारा क्लाइंट होता है वो कोई और लेके चला जाता है। जितनी फ़ीस हम लोग ऑफ़र कर रहे होते हैं, वो उससे कम ऑफ़र कर देते हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं, ये हर जगह पर चलती हैं, और इसी का ही एक आप कह सकते हैं कि जो एक एक नेगेटिव पॉइंट होता है ना, वही हमारे हर डिपार्टमेंट में चल रहा है। अब अगर हम टीचर्स की बात करें तो आपको पता होगा कि टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा था पिछले दिनों मिनिस्टर साहब के साथ। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि टीचर टूटियाँ चोरी करते हैं, पंखे चोरी करते हैं, फलानी चीज़ें। अब देखिए, मैं इस बात से, मिनिस्टर साहब की बात से थोड़ा सा एग्री करूँगी, क्योंकि हमने भी ऐसे टीचर्स देखे हैं जिनकी बहुत एज हो चुकी थी लेकिन वो अपनी सीटें नहीं छोड़ते थे।
और उनको पकड़ के 2 से 3 बच्चे उनको पकड़ के क्लास में लेकर आते होते थे और वो पढ़ाते होते थे और उनकी आवाज़ भी नहीं आती थी। अब एज फैक्टर तो डेफ़िनेट है ना, एज फैक्टर को तो हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन वहाँ पर अदल इंसाफ ख़त्म हो जाता है जब आप अपनी एक चीज़ पर डट गए, नहीं जी मैंने तो यहाँ से जाना ही नहीं। ठीक हो गया? तो ये फिर दूसरों के साथ जुल्म भी है और ज़्यादती भी है कि जब आप दूसरों को टाइम नहीं देंगे या दूसरों को पोजीशन नहीं देंगे या दूसरों के लिए अपनी अपनी जो है वो आप रिटायरमेंट आगे से आगे करवाते जाएँगे, तो डेफ़िनेटली जो नए बच्चे हैं उनको तो रोज़गार भी नहीं मिलेगा ना। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर आ जाती हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। और आगे हम देखें तो इसी को अगर हम लेकर चलें कि जिस तरह से कुरान हमें बताता है कि मुतवाज़न अदल और जस्टिस सिस्टम हमारा किस तरह से चलेगा। तो कुरान ने अल कुरान जो सूरत है उसमें बताया है, हमने अपने रसूलों को रोशन दलाइल के साथ भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाजिल की ताकि लोग अदल कायम कर सकें। ठीक है जी। आपने हमेशा से जो हमारा कानून का एक आप लोगो कह सकते हैं, स्कल्पचर कह सकते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि एक लेडी खड़ी होगी और उन्होंने हाथ में तराजू पकड़ा होता है और दूसरे हाथ में बुक होती है, तो इस और आंखों पे पट्टी होती है। ठीक है, तो इसका क्लियरली मतलब ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने एक अदल इंसाफ का एक नमूना हमारे सामने पेश किया था वो, और साथ में जो किताब नाजिल की थी उसके अंडर वो सारे फैसले होने थे। आंखों पे पट्टी इसलिए बांध दी जाती है क्योंकि कानून की नज़र में आपकी फीलिंग्स के, आपके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया? फीलिंग्स और इमोशंस की वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि जब हम दिल से सोचना शुरू कर देते हैं तो अक्सर हम दिमाग से मार खा जाते हैं। ठीक है? तो हम लोग ज़्यादातर जो भी हमारे कानून से रिलेटेड, अदालती कानून से रिलेटेड चीज़ें चल रही होती हैं, उनमें फिर ये होता है कि जी हम लोग क्या करते हैं कि विटनेसेस से फैसला। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? अभी तक जो मैंने लेक्चर दिया है आप लोगों को उसकी समझ आ रही थी, आवाज़ आ रही थी? ऑल राइट। और स्क्रीन भी अगर आपसे शेयर हो रही है तो वो भी बता दीजिए। ओके। जहाँ पर आप लोगों को वॉल्यूम का इशू आए, आवाज़ का इशू आए और स्क्रीन का इशू आए, उसी वक्त मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि आज मैं ज़रा आउट ऑफ सिटी भी हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है कि जैमर्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास द म्यूचुअलाइज्ड पैराडाइम ऑब्जेक्टिव मॉरल रियलिज्म। अब इसमें क्या होगा हमारे पास कि हम जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं या ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, उनमें हम देखेंगे कि अखलाकी हकीकत पसंदी क्या होती है। और सबसे इसमें जो चीज़ आती है वो है आपकी रेशनल ब्यूटी एंड अगलीनेस, जिसको आप अरेबिक ज़ुबान में अल हुस्न वल कबी अल अक्लियान कहते हैं। ठीक है? तो अक्ल के ज़रिए
किसी चीज़ का अदराक करना, चाहे वो खूबसूरत हो चाहे वो बदसूरत हो। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाती है कि जो चीज़ हमें खूबसूरत नज़र आ रही होती है, हम कहते हैं वाक़ई ये बहुत अच्छी है। जैसे सोशल मीडिया लाइफ़, हम अक्ल के ज़रिए इसका फ़ैसला करते हैं, वाओ! इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं। अब माज़रत के साथ कुछ यूट्यूबर्स ने बहुत अच्छी, बहुत हेवी पैसे उठाने वाली शादी की। आखिर में क्या हुआ? तलाक। वो पैसा भी ज़ाया, वो पावर भी ज़ाया, वो टाइम भी ज़ाया, ढेर सारे 10-12 फंक्शंस भी ज़ाया, और नतीजा क्या निकला? तलाक का। तो जो आपको सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो। इसी तरह जब हम बात कर रहे होते हैं अपने लॉ की, तो उसमें क्या होता है हमारे पास कि जब हम देखते हैं कि चीज़ें हमारे पास क्लियर होती हैं, तो हमें हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, हमारे पास विटनेसेस क्लियर हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ भैया ये फ़ैसला तो हमारे ही हक में जाएगा। लेकिन उसी टाइम पे कोई ऐसी चीज़ हो जाती है या अपोज़िट वकील कोई ऐसा सबूत पेश कर देता है जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है और केस जो है उसके हक में चला जाता है। ठीक है? तो ये होता है रियलिज़्म। जब आप लोग देख रहे होते हैं कि जी वकील है, अब वकीलों की वीडियोज़ भी आ रही होती हैं सोशल मीडिया पर, आप लोग देख के कहते हैं वाह! वकील तो बड़ा कमा रहे हैं। लेकिन हर जगह पर ऐसा नहीं है। हर तरह की चीज़ हमारे इधर भी पाई जाती है, जिसको हम लोग देखते हैं। कुछ में हम भी इन्वॉल्व होते हैं, कुछ में हम इन्वॉल्व नहीं होते। आपका भी एक स्टेटस होता है कि किस चीज़ में आपने इन्वॉल्व होना है, किस चीज़ में आपने इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं कि सिर्फ़ देखने से या सुनने से ही चीज़ें खूबसूरत नहीं लगती। वो अक्सर कहते हैं ना कि दूर के ढोल जो होते हैं वो सुहाने होते हैं, जब पास आओ तो खुद के ही कान फट जाते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। अब इंसानी अक्ल की अगर हम बात करें, तो हमारे पास जो वही आई हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से, सुन्नत और शरिया की तरफ से, कुरान पाक की तरफ से जो चीज़ें हमारे पास आई, हमने अपनी ज़िंदगी में उनको एक्सपीरियंस नहीं किया। ठीक है? हम तक सुनते हमने उसको सुनते सुनाते एक्सेप्ट किया। हम उस पे सुनते सुनाते ईमान लेके आए हैं कि हाँ, नबी पाक थे, कुरान पाक भी है, और आगे जितनी भी ज़िंदगियाँ चलेंगी वो रहेगा। ठीक हो गया? तो ये एक इसमें भी आ जाता है। इसी से आगे हम चलेंगे इंटेलेक्चुअल डिसर्नमेंट। तो इसमें क्या आएगा हमारे पास? Human intellect is fully capable of independently discerning the inherent justice or injustice of an action prior to or over, even in the absence of textual revelation. अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो चीज़ें इंसानी अक्ल एक्सेप्ट करती है, उसमें अदालती या गैर अदालती हैसियत को समझने की भी ज़रूरत होती है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अदालत में कुरान पाक के ज़रिए प्रूव करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एथिक्स के ज़रिए प्रूव करते हैं। ठीक है? अब हर चीज़ में हम कुरान पाक को नहीं लेके आ सकते, और हर चीज़ में हम सुन्नत को नहीं लेके आ सकते, क्योंकि जब हमें इन दोनों से रास्ता नहीं मिलता तो फिर हम इज्तिहाद की तरफ और फ़िक़्ह की तरफ जाएँगे। हम दुनियावी मामलात में, जैसे मैंने कल भी ज़िक्र किया था कि अगर साइबर क्राइम है, तो साइबर क्राइम में हम दुनियावी मामलात को डिस्कस करेंगे। वहाँ पर उसमें हम लोग कुरान और सुन्नत को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है? अगला है हमारे पास डिवाइन स्टैंडर्ड। डिवाइन स्टैंडर्ड जो होता है, इसको आप गॉड मेड लॉज़ कहते हैं, और इसमें जितना भी अल्लाह ताला का ख़ास तौर पर हमारा तौहीन रिसालत या तौहीन कुरान पाक, इन चीज़ों पे हम जाएँ। और इसमें भी मैंने आपसे शेयर किया था कि आजकल जो तौहीन रिसालत और तौहीन कुरान पाक के वाक़यात हो रहे हैं, उसमें भी मेजॉरिटी जो है ज़ाती दुश्मनी की बेस पे है। अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान के किसी एक सिटी में एक दुकान से कुछ जले हुए पेपर मिले हैं, और उसमें उस इंसान का नाम, पता, फ़ोन नंबर सब कुछ लिख के रखा गया है कि जिससे उसकी ज़ाती दुश्मनी थी। अब वो पेपर जब मिले, उनको खोल के देखा, तो उसमें से एक पर्ची भी निकली जिसमें
फलाने इंसान का नंबर भी लिखा हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है। तो इससे क्या चीज़ क्लियरली शो होती है कि ये ज़ाती दुश्मनी पे है। फिर मेरे अपने सिटी में एक फैक्ट्री को भी आग लगा दी गई। उसमें भी ऐसे ही था, जानबूझकर। जब हमने उसकी पूरी इंक्वायरी करवाई तो क्या निकला कि जी जो सामने वाली मस्जिद थी, वो इमाम मस्जिद ने ये काम किया था कि वो फैक्ट्री बंद करवानी थी, उसका उसके मालिक के साथ झगड़ा चल रहा था। तो फिर उस इमाम मस्जिद को सज़ा भी हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब अल्लाह ताला के कानून के साथ चलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि वहाँ पर कोई अनजस्टिस तो नहीं है, कि किसी ने जानबूझ के तो किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की। क्योंकि मैं अगर एक इंसान होके सोचूं तो मेरा दिल ही नहीं करेगा कि मैं किसी की कोई ऐसी होली बुक है उसको जला दूं। ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको किसी के साथ कोई ग्रज भी हो तो ये वाले काम जो होते हैं ये तो जिंदगी मौत वाले काम है। ठीक हो गया। तो कुछ सोच समझ कर काम किया करें, अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखा करें। ये कोई इंसानों वाला काम नहीं है कि आप अल्लाह ताला के कामों को इस तरह से इस्तेमाल करें और किसी और की ज़िंदगी के साथ खेल जाएं। तो जब आप बात कर रहे होते हैं इस्लाम की, अदल की, इंसाफ की, तो आप खुद को उस जगह पर रख कर देखा करें कि आप अगर ये चीज़ आपके साथ होगी तो आपको कैसा लगेगा। आगे चलते हैं हम अशाराइक पैराडाइम पे और एथिकल वॉलंटरिज्म पे। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, अशाराय में हम लोग जो हमारे असूल फ़िक़्ह होते हैं उनको ज़्यादातर लेकर चलते हैं। ठीक है। इसमें जो हमारा फ़िक़्ह आ जाएगा, हमारी शरिया आ जाएगी, या जो हमारे सहाय सित्ता हैं वो आ जाएंगे, उनको हम लेकर चलते हैं। और उसी के ज़रिए हम इंसानी अक्ल जो हमारी होती है उसको या तो एक आप कह सकते हैं कि चीज़ें समझने में इस्तेमाल कर सकते हैं या चीज़ों को ख़राब करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, इस फ्रेमवर्क में एक चीज़ ऐसी होती है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि खुदा जो है पूरी कायनात का मालिक है। ठीक है। लेकिन फिर हम इंसान ही क्या करते हैं, इस बात को झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं, नहीं जी नहीं हम देख लेंगे कौन क्या करता है। होता है ना ऐसे, खास तौर पे मर्द और लड़कों की ये बातें होती हैं। लड़कियां तो वैसे ही मारपीट में आगे आगे नहीं होती, लेकिन मर्दों की और लड़कों की ये बातें देख लेंगे जी कौन क्या करता है, हम भी इधर ही बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं जिसमें अक्सर ही काम ख़राब हो जाते हैं। और जब एथिक्स की बारी आती है या सिविक सेंस की बारी आती है, सिविक सेंस पे अगर मैं बात करूं तो जैसे आपको याद होगा कि अभी कल ही हम लेक्चर जब कंडक्ट कर रहे थे तो उसमें क्या था, बार बार आप में से ही एक पर्सन जिनका माइक ऑन था और वो ऑफ भी नहीं कर रहे थे, तो इसको कहते हैं सिविक सेंस। कि जब आप पब्लिक में हों या किसी ऐसी मीटिंग में हों या किसी ऐसी जगह पर हों तो आप इस तरह की हरकतें करें जो एक्सेप्टेबल ना हो। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। मेटेओरिडाइट सिंथेसिस, अब इसमें क्या होता है हमारे पास, ये एक बैलेंस्ड पाथ होता है। ठीक है। एक सीधा आप कह सकते हैं बैलेंस रास्ता होता है जिसमें आप डगमगा नहीं सकते। लेकिन ये भी तब आता है जब आपकी इंसानी अक्ल आपका साथ दे रही हो। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो आपकी खुद की ज़ात है उसको आप बड़ा रखें और किसी और को आप छोटा रखें। तो ये फ़र्क आ जाता है ख़ास तौर पर एलीट और लोअर मिडिल क्लास में या मिडिल क्लास में। और सबसे ज़्यादा ये पॉइंट तब रेज़ होता है जब आप खुद को कम समझते हैं और किसी दूसरे को ज़्यादा समझते हैं। ठीक हो गया। कई दफ़ा ये चीज़ें देखी जाती हैं जो आपके पास होती हैं, जैसे किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा देना या किसी को डिफेम करने के लिए कोई ना कोई बात कर देना या किसी को फंसाने के लिए कोई बात कर देना। तो इन चीज़ों में इस चीज़ को देखा जाता है कि ये क्या कहती हैं
और किस तरह से इसमें आपको जस्टिस मिल सकता है और नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर 2 चीज़ें और भी आ जाएँगी जिसमें एक ज़ालिम और मज़लूम भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हदूद और ताज़ीर की बात हो और तकलीफ़ की बात हो या लीगल अकाउंटेबिलिटी की बात हो, तो ज़्यादातर इसमें चीज़ें जो होती हैं वो खुद से क्रिएट की हुई होती हैं, या फिर आपका ह्यूमन माइंड ऐसा होता है जो बहुत एक्सट्रीम नेगेटिविटी पे चल रहा होता है। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जो बिल्कुल ही नेगेटिविटी पे जाके रुकते हैं, ठीक है? और जब भी आप उनके साथ बैठो वो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करेंगे जिसमें नेगेटिविटी होगी। चाहे उनको किसी के काम करने से प्रॉब्लम है, चाहे किसी के कपड़े पहनने से प्रॉब्लम है, चाहे किसी की गाड़ी इस्तेमाल करने से प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो, ग्लास भी अगर उनके सामने पड़ा होगा ना तो उसमें भी वो नुक्स निकाल देंगे, ये गिलास हाथ से धुला हुआ नहीं है। ठीक हो गया? तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी ये आदतें होती हैं। और साथ में हम देखेंगे जस्टिस विद इन उसूल फ़िक़्ह। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें मैंने कुछ चीज़ें टेबल के साथ सेट की हैं, जिसमें सबसे पहले आपके पास होली कुरान है, फिर ऑथेंटिक सुन्ना है। ठीक हो गया? जो इन दोनों का आपके पास आता है वो होता है फ़िक़्ह से रिलेटेड, और जिसको आप जूरिस्प्रूडेंस में भी कह सकते हैं, ये आ जाएगा। और साथ ही इससे नीचे देखें तो मेथोडोलॉजिकल टूल्स फॉर इक्विटी एंड अडेप्टेबिलिटी आ जाता है। इसमें 3 चीज़ें, इस्तेहसान, मसलहा और मकासद। अब इनमें क्या है, जो इस्तेहसान है वो आपके पास वो ज्यूरिस्टिक इक्विटी आ जाएगी। इसमें आपके ज्यूरिस्ट शामिल होंगे, वो किसी ना किसी चीज़ पे एग्री करेंगे तो फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और फिर आपके पास आ जाता है मसलहा। मसलहा क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे केसेस भी इस पे चलते हैं, और ख़ास तौर पर जो पार्किंग रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, या पार्क, जो बच्चों का पार्क होता है उससे रिलेटेड इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, तो उनको इसमें देखा जाता है। या वैसे कोई ऐसी चीज़ हो जहाँ पर कुछ जैसे हमारे रेजिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर आप अपना कारोबारी सिस्टम नहीं चला सकते, स्कूल सिस्टम नहीं चला सकते। लेकिन अभी भी ऐसे एरियाज़ मौजूद हैं जहाँ पर बिल्कुल ही जो आपकी रिहायशी एरिया है उसके दरमियान ये स्कूल्स भी अवेलेबल हैं, और हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हैं, और हैवी ट्रैफिक भी अवेलेबल है। ठीक है? तो देखी जाती है, और कई जगह पर ऐसा है, और कई जगह पर ऐसे लोग तंग भी करने वाले होते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाता है। लेकिन जिन चीज़ों के खिलाफ आप एक्शन नहीं ले सकते, आप उनको पब्लिक इंटरेस्ट में शामिल नहीं कर सकते। फिर आ जाते हैं मकासद, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जिसमें आपके काम होंगे, जिसमें आपके ज़ाती मफाद होंगे। ठीक हो गया? इन तीनों चीज़ों को इसमें डिस्कस किया जाता है। फिर आगे है हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज, द टेक्सचुअल एंकर्स। ये आपको पता है कि प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं। आपके पास कुरान है और सुन्ना है। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी से, क्योंकि कुरान और सुन्ना को हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, और सारा ही आपके पास जो फ़िक़्ह और जो स्टूडेंट्स है, ये क्लियरली आपके पास जो है वो बेसिक सोर्सेज पर है। और मैंने आपको कल भी जैसे बताया था कि चोरी के बारे में अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, तो उसमें हज़रत फ़ातिमा का उन्होंने ज़िक्र किया था कि अगर वो भी चोरी करती तो हाथ काट देता। लेकिन साथ ही मैंने आपको ये भी चीज़ बताई थी कि उसमें उन्होंने हज़रत फ़ातिमा की एज का ज़िक्र नहीं किया था। ठीक है? और इसी के साथ मैंने आपको एग्ज़ाम्पल्स भी दी थी कि अगर हम इसी तरह इसको फॉलो करना शुरू कर दें तो क्या होगा हमारे पास, कि हर इंसान हमें एक हाथ वाला मिलेगा, और फिर उसमें ना एज का फ़र्क होगा ना किसी और चीज़ का। ठीक है? तो इसके लिए हमारे पास फ़िक़्ह मौजूद होता है। हम फ़िक़्ह को देखते हैं कि वो क्या कहता है। जिस तरह से आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में भी और सऊदी अरेबिया में भी अभी भी उस वहाँ पर कुछ ऐसे जुर्म हैं जिनकी सज़ा जो है वो गर्दन काट देना है। ठीक है? सर कलम कर देना है। लेकिन हम पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं राइज कर सकते। ठीक हो गया? और इसी के साथ आगे हम देखेंगे सप्लीमेंट्री सोर्सेज। सप्लीमेंट्री सोर्सेज वही हैं जो आपके सेकेंडरी सोर्सेज हैं। उनमें ही आपके पास इस्तेहसान है। इस्तेहसान बेसिकली जो होता है वो हनफी और मालिकी जो स्कूल ऑफ थॉट है ना, उनमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है? और इसको अगर आप वेस्टर्न में देखें तो वेस्टर्न में इसको इक्विवेलेंट समझा जाता है
इक्विटी के। अब इक्विटी क्या होती है कि आप क्या करते हैं कि किसी चीज़ में आप एक जगह पर एग्री कर रहे होते हैं और किसी चीज़ में एक जगह पर डिसएग्री कर रहे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिसमें हमारे पास मेजॉरिटी ज़्यादा होगी फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। क्यास जली क्या होता है कि एक सख्त पाबंदी को छोड़कर किसी दूसरे हुक्म को इख्तियार कर लेते हैं। अब एक सख्त पाबंदी क्या है कि जी हाथ काट देना चोरी की सज़ा पे। लेकिन जब हम उसी को फ़िक़्हा में देखेंगे तो फिर हम हाथ काटने वाली सज़ा क्योंकि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होती, तो इसलिए हम उसको हाथ काटने की सज़ा को छोड़कर उसको या तो कोई ऐसी सज़ा दे देते हैं जैसे कैद बामुशक्कत या फिर जुर्माना लगा देते हैं कि तुम इतने पैसे दो और आइंदा के बाद तुम इस तरह का कोई काम नहीं करोगे वरना इससे ज़्यादा सज़ा मिलेगी। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इस्तेहसान में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल ही ऐसा काम कर देते हैं जो इंसानी रूह को भी शर्मिंदा करते हैं। अब उसमें क्या है, जैसे जिरगों के कुछ फ़ैसले होते हैं। अब जहाँ पर पाकिस्तानी कानून उस तरह से सख्ती से नहीं चल पा रहा होता, तो वो कुछ ऐसे फ़ैसले हो जाते हैं जिन पे हमारा लॉ काम नहीं कर रहा होता या हम लोग वहाँ तक अपनी रिसोर्सेज़ नहीं रखते। और फिर कुछ ऐसे भी वाक़या आपने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं जिसमें ऊँट की टाँग काट देना या उसकी ज़ुबान काट देना या उसकी आँखें निकाल देना, जानवरों के साथ इस तरह की हरकतें करना। ठीक है? तो कुछ चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो बिल्कुल ही इंसानी रूह को शर्मिंदा करके रख देती हैं कि ये क्या हुआ। और वहाँ पर फिर कोई किसी किस्म का कानून नहीं चल रहा होता और वहाँ पर सोर्सेज़ भी इतने नहीं हो रहे होते। फिर आगे हमारे पास आ जाता है मसलहा मुरसला, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक इंटरेस्ट। ये भी आपको ज़्यादातर मिलता है मालिकी और हम्बली में। ठीक है? एक्सटेंसिवली डेवलप्ड बाय द मालिकी एंड हम्बली स्कूल्स। और मसलहा मुरसला allows jurists to formulate legal rulings on matters where the foundational texts are silent, provided the ruling secures a clear public benefit or prevents a systematic harm। अब यहाँ पर क्या है कि जहाँ पर कुछ चीज़ें बिल्कुल ही खामोश हो जाती हैं, साइलेंट हो जाती हैं, जैसे इस चीज़ का मैंने पहले भी कहा था कि कुरान और सुन्ना में बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ज्यूरिस्ट के पास जाते हैं और उनसे अपना हल निकलवाते हैं कि हमें ये मसला आ रहा है, हम क्या करें। जैसे हम डिस्कस करें इसमें इशू कि ऑनलाइन निकाह करना जायज़ है या नहीं है, तो ऑनलाइन निकाह करने पे पाबंदी नहीं है। हनफी स्कूल ये कहता है कि अगर लड़का और लड़की दोनों राज़ी हैं और दोनों बालिग हैं तो कोई भी उन्हें निकाह करने से नहीं रोक सकता। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है कि हमें माँ-बाप को सबसे पहले तो लड़की पे पूरी ज़िम्मेदारी होती है, पूरे टब्बर का बोझ जो इज़्ज़त का होता है उसी ने उठाना होता है। ठीक है? अगर लड़की कोई काम कर देगी, लड़की ने सिगरेट पी लिया, लड़की ने बॉयफ्रेंड रख लिया है, लड़की ने कोई शराब पी ली है या आइस पी लिया है, तो क्या है जी, पूरे ख़ानदान की, पूरे टब्बर की इज़्ज़त पे दाग लगा दिया। लेकिन यही काम जब लड़का करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक्स पे घुमाता है या गाड़ियों में घुमाता है या शॉपिंग करवाता है, तब कोई इज़्ज़त की परवाह नहीं की जाती। लड़का सिगरेट पी रहा होता है, जुआरियों के साथ, शराबियों के साथ बैठ रहा होता है या इस तरह के लोगों के साथ बैठ रहा होता है, तब उनको कोई घर वालों को परवाह नहीं होती। तब माएँ क्लियरली कह देती हैं, जवान खून है जी। ठीक हो गया? तो फ़र्क आ जाता है। तो यही फ़र्क इस्लामिक चीज़ों में भी है। मैंने कल भी जैसे डिस्कस किया था कि जब अपने इस्लाम की बात आती है तो मर्दों को अपने लिए इस्लाम याद आ जाता है और औरतों को अपने लिए इस्लाम याद आ जाता है। लेकिन जब कलेक्टिवली बात आती है तो कलेक्टिवली उस चीज़ को भूल जाते हैं। फिर उस पर डिस्कशन ही नहीं बनती, फिर आपस में बात ही नहीं करनी। फिर एक का मुँह इस साइड हो जाता है, दूसरे का मुँह उस साइड हो जाता है। ठीक है जी? आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास टेलियोलॉजिकल जस्टिस और इसको अरबिक में कहते हैं मकासद शरिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपके फॉर्मलिस्टिक टेक्सचुअलिज्म होते हैं या आप जिनको कह सकते हैं कि टेक्स्ट कुछ ऐसे फ्रेमवर्क में होते हैं जिनको आप डीप मीनिंग के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं कि आपका कुछ क्लासिकी जो हमारे क्लासिकल उलमा होते हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, और कुछ जो होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं। और कहीं पे ऐसा होता है कि शरीयत के काम अगर क्लियरली नाजिल नहीं हुए होते या शरीयत में हमें क्लियरली नहीं पता होता, तो फिर हम इंसानी अक्ल के तहत काम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर आउटकम्स वहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। आ गया हमारे पास 5 एसेंशियल्स, जिनको आप ज़रूरियातुल ख़म्स भी कहते हैं। और उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फेथ, अपने दिन की हिफाजत करना, फिर आ जाता है लाइफ, और फिर आ जाता है इंटेलेक्ट और लाइनेज और वेल्थ। अब ये 5 चीज़ें हैं जिसमें आपके पास बुनियादी ज़रूरतों में ये चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें दीन है, जिसमें आपका नफ्स है, ज़िंदगी है, जिसमें आपकी अक्ल है, जिसमें आपकी नस्ल है, और जिसमें आपका माल है। ठीक हो गया। अब इसके रिलेटेड आपके पास फ्रीडम भी है, इसके रिलेटेड आपके पास लीगल प्रोटेक्शन भी है, इन्फोर्समेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लॉज भी हैं, पनिशमेंट्स भी हैं। ठीक हो गया। और इनका पर्पस भी दिया हुआ है कि क्यों इनके लिए लॉज बनाए गए हैं, क्यों प्रोटेक्शन की गई है, क्यों इन्फोर्समेंट की गई है, क्यों इम्प्लीमेंटेशन की गई है, और क्यों पेनल्टीज और पनिशमेंट्स रखी गई हैं। ठीक हो गया। आगे चलेंगे, हमारे पास है एवोल्यूशन ऑफ मकासद। एवोल्यूशन ऑफ मकासद में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे आलिम हैं मोहम्मद ताहिर इब्न आशूर, और इनकी वफ़ात हुई थी 1973 में। तो इनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम बात करते भी हैं, जिसमें मकासद को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, अपने ज़ाती मफादात की वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ठीक है, इसमें क्लियरली ये मेंशन होता है। और फिर होता है कि पॉजिटिव समाजी रवैया, यहाँ पॉजिटिव सोशल बिहेवियर आप रखते हैं। आप सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कि जानबूझकर किसी भी जगह पर आप नेगेटिविटी नहीं क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने अभी ज़ाती दुश्मनी की बेस पे तौहीन रिसालत और कुरान पाक की हुर्मत की बात की, कि अगर जला दिया जाता है या तौहीन रिसालत किसी पर लगाई जाती है, तो सबसे पहले ये नहीं है कि उसको मारने चल पड़ें। सबसे पहले ये देखें कि वाक़ई ये चीज़ उस इंसान ने की है या नहीं की। अगर तो उसने किया है तो फिर तो उसको कानून के हवाले करें, क्योंकि कानून हमारा पाकिस्तान का हो या बाहर का हो, वो इन चीज़ों में ख़ास तौर पर किसी की भी मज़हब की मस्जिद या किसी की भी इबादत में सारी दुनिया का कानून एक ही जैसा, सज़ा तो वो देते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आ जाएंगी। फिर हमारे पास आ जाता है सब्सटेंटिव मैनिफेस्टेशंस, स्फीयर्स ऑफ लीगल जस्टिस। इसमें हम सिर्फ अदालतों की बात नहीं करते कि अगर जस्टिस की बात हो तो हम सिर्फ अदालत के पास जाएं या कानून के पास जाएं। ये आपकी नॉर्मल ज़िंदगी में जो आप सिविल लाइफ गुजार रहे हैं, या आप अपनी इकोनॉमिक लाइफ गुजार रहे हैं, या पॉलिटिकल लाइफ गुजार रहे हैं, ये चीज़ें उसमें भी आती हैं। पॉलिटिक्स के तो हालात ही आजकल बहुत ख़राब है। जिसके पास डंडा है, वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वही सब चला रहा है। और बाकी तो सिर्फ आप कह सकते हैं कि गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोसीजरल एंड जुडिशल जस्टिस। ये आपका कोर्ट रूम के साथ भी चलता है और कोर्ट से बाहर भी चलता है। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके थानों के रिलेटेड होती हैं, पुलिस स्टेशन के रिलेटेड होती हैं। तो अगर वहीं से चीज़ें अच्छी तरह से वाइंड अप हो जाएं तो फिर आपको आगे नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर कोई एफआईआर ऐसी कटी हुई है जिसका आगे जाना ज़रूरी है, तो फिर आपने जो जज के या काजी के प्रोटोकॉल होते हैं या एथिक्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी। और इसमें क्या होगा आपके पास कि जज इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन फ्रॉम एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम लिटिगेंट्स। अब यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी किसी किस्म का जो गिफ्ट है वो आप जो मुद्दई हैं या पार्टीज हैं उनसे नहीं ले सकते, सिर्फ इसलिए कि आप उनके हक में कोई फैसला कर दें। तो न्यूट्रलिटी रखी जाती है। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं तो सब कुछ चलता है, ख़ासतौर पर पुलिस स्टेशन में। यहाँ कई दफ़ा ऐसे पुलिस की भी वीडियोस आई हैं कि रोड पे खड़े होके ईद के दिनों में भी वो ईदी बटोर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारे न्यूज़ एंकर्स ने और न्यूज़ चैनल्स ने, रिपोर्टर्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट भी किया था। फिर आ जाएगा आपके पास बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर आता है जो उसकी शिकायत करता है।
ठीक है। अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं या अगर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसमें आपने क्या करना होता है कि उसका प्रूफ भी देना होता है। अगर आपका प्रूफ नहीं हो पाता या आप उसको साबित नहीं कर पाते, तो फिर जो आपको सज़ा मिलती है उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले या किसी के बारे में झूठ बोलने से पहले, ख़ास तौर पे अदालत में, वो बहुत महंगा पड़ता है। क्लियर हो गया। इसी से आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इकोनॉमिक जस्टिस। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर इसमें हम इस्लाम की बात करें तो क्या होगा कि ज़कात और जो आपका सदका है वो आपने निकालना होता है। ठीक हो गया। फिर आपके पास आ जाता है रिबा। रिबा की ममानत है, इस्लाम में हराम है। और इसी के साथ है हमारे पास गरर। गरर की भी ममानत है, गरर को भी मना किया गया है, आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। फिर आ जाएगा आपके पास जो इदारा जाती आपकी तकसीम होती है दौलत की, जैसे ज़कात है, इंस्टीट्यूशनल रिडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी आपके पास चीज़ें जो हैं अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्लियरली मेंशन कर दी हुई हैं कि जो भी आपका इस्लामी कानून है ज़कात का, वो आप पे मुकर्रर किया जाता है। और साथ ही आपने जो एक ज़कात का निसाब होता है कम्प्लीटली, आपने उसको भी देखना होता है कि आपके पास जितना भी माल और दौलत है वो किस किस तरह से उसमें से ज़कात निकलती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास अल सियासत शरिया। और इसमें हमारे पास क्या है, पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस। अब सियासत के अंदर, सॉरी, रियासत के अंदर जो सियासत का तरीक़ाकार है वो आपका होता है कानूनी तरीक़ों से। ठीक है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ होती हैं आपके पास जो स्टेट के अंदर होती हैं। और इसी में आपके पास इमानत भी होती है कि अगर आप कोई पॉलिटिकल पावर में हैं और आप किसी का राइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं या राइट आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और अपनी वहाँ पर चला रहे हैं, यानी अगर किसी एक के पास नहर के पास ज़मीन है तो आप ज़बरदस्ती उस पर कब्ज़ा कर लें, तो ये आपके पास जो है वो अमानत में ख़यानत वाला सिस्टम है कि आपके पास पावर है और आप उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही। ठीक है। तो मशावरत की फ़र्ज़ियत आ जाएगी आपके पास, मैंडेटरी कंसल्टेशन, शूरा आ जाएगा। आपके पास जितना भी स्टेट लेवल पे कानून है या आपके पास नेशनल लेवल पे कानून है, सब में क्लियरली मेंशन है इस्लाम की बातें। अब इस्लाम क्या कहता है कि जी हुक्मरानों पे लाजिम है कि अगर उनके पास कोई माशरे में से कोई बंदा आए या कम्युनिटी में से कोई बंदा आए तो वो क्या करें कि वो अक्ल के साथ उसके साथ बातचीत करें, मुशावरत करें, और अगर हुकूमती लेवल पे हैं तो हुकूमत के साथ मशवरा करें और उसका हल निकालें, उसको तसल्ली दें कि हाँ तुम्हारा ये काम हो जाएगा, लेकिन जायज़ तौर पर। और इसके साथ ही हमारे पास है द मैक्सिमम ऑफ पब्लिक वेलफेयर, जिसमें आता है जी आपका फलाह आमा। फलाह आमा क्या होता है, आम लोगों की, जो आम आवाम है उसकी खिदमत करना। आपने अक्सर अक्सर देखा होगा कि जो ट्रस्ट लेवल पर ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट नहीं जो एक दूसरे पे एतबार वाला होता है, जो ट्रस्ट फाउंडेशंस टाइप होते हैं, उनकी बात कर रही हूँ। अक्सर उनमें भी हार्म और वायलेशन जो हमारी फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की है पाई जाती है। ठीक है। वो भी ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हम लोग ये सोचते रह जाते हैं कि वाकई ये वाला ट्रस्ट भी इस तरह के काम कर सकता है। ह्यूमन वेलफेयर के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आम आवाम की नज़र से दूर है। क्लियर। और जिनकी अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देता, कानून, इस्लामी कानून बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। आगे है सिस्टमाइजेशन, और इसमें आ जाएगा लीगल मैगज़िम्स ऑफ जस्टिस। और इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास फ़िक़ा के जो असूल हैं हमारे पास, उनसे रिलेटेड, और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आपके पास जूरिस्प्रूडेंस है, इस्लाम है, स्टेट लॉ है, या लीगल आपके पास नेशनल लीगल सिस्टम है, उनमें आप जो भी देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, उनको अमली तौर पर काम करना पड़ता है, लेकिन वो आजकल के दौर में थोड़ा सा मुश्किल ही नज़र आता है। इस्लाम क्लियर है,
अपनी जगह पर, कुरान भी क्लियर है अपनी जगह पर, शरिया भी क्लियर है अपनी जगह पर, लेकिन इश्यूज़ कहाँ आते हैं? जब इंसान के हाथ में पावर आ जाती है। ठीक हो गया? आगे है हमारे पास हार्म मस्ट बी इरेडिकेटेड, और इसको अरबी में कहते हैं अल-ज़रारुल ज़ाल। तो इसमें आपके पास चीज़ जो सबसे क्लियर है, प्रोफेटिक स्टेटमेंट है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ना नुकसान पहुँचाओ और ना नुकसान का बदला नुकसान से लो। ठीक है जी? तो ये एक हदीस या एक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टेटमेंट है, वही इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए काफ़ी है। लेकिन हम लोग जब तक पूरा बदला ले ना लें, हमारे दिल को ठंड नहीं पहुँचती। आगे चलते हैं, हमारे पास आ जाएगा हार्डशिप बिगेस्ट फैसिलिटी, कि जो आपकी मेहनत या मशक्क़त होती है वो सहूलत को पैदा करती है। जैसे इसमें एक उर्दू का मुहावरा आता है, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप चीज़ें देख लेते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप नमाज़ें भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आपको कुछ चाहिए होता है, तो आप क्या करते हैं, तस्बीहां भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, नफल भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जो हमारा स्टेट लॉ है उसमें भी है कि जब हमें स्टेट लॉ में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम नए से नए, ख़ास तौर पर ज़ाती मफाद के लिए, जब हमने अपने लिए कोई रूल निकालना होता है ना, तो हम उसको पूरी कौम पे इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, और जैसे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है हम वो कानून भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें स्टेट लेवल पर डिस्कस की जाती हैं। फिर आ जाता है सर्टेनिटी इज़ नॉट ओवर रूल्ड बाय डाउट। यकीन जो है वो शक की बुनियाद पर ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक हो गया? अगर किसी को इस चीज़ पे यकीन है कि हाँ, ये चीज़ है कि वाक़ई इसमें सही साबित किया जा सकता है, तो फिर आप उसको लेकर कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमने खुद भी देखा है कि ज़रा-सा भी जो शक होता है, उसकी बुनियाद पर मुलज़िम को रिहा कर दिया जाता है। तो ये भी एक चीज़ रियलिटी में फ़ॉल नहीं कर पा रही होती। लेकिन अगर हम इसको इस्लामिक और जूरिस्प्रूडेंस तरीके से देखें या फ़िक़्ह के रिलेटेड देखें, तो ये बिल्कुल क्लियर होती है। आगे आ जाता है एक फ्रेमवर्क है जो मैंने क्रिएट किया था। वैसे ये वाले जो लेक्चर्स होते हैं, बेसिकली हम लोग एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए सेट करते हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस चल रही होती हैं, और कोई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़े होते हैं, उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती, तो फिर हम उनके लिए इस तरह के लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोगों के साथ भी इसीलिए शेयर किए जा रहे हैं कि आपको लाइट से लाइट लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं हमारे पास? अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है हमारे पास इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में? हमारे पास क्लियर है डिवाइन रेवलेशन, यानी वही जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है, और साथ में आपके पास अक्ल आ जाएगा। ये वही और अक्ल को इस्तेमाल करना पड़ता है, और वही और अक्ल हमारे पास क्या होती है? कुरान पाक और सुन्नत। बाद में जो ह्यूमन रीजंस आते हैं वो एक अलग चीज़ अक्ल आ जाती है। लेकिन जैसे हमने जाफरी सिस्टम में पढ़ा था कि वो बेस ही अक्ल पे करते हैं। ठीक हो गया? और नेचुरल लॉ ट्रेडिशन में हमारे पास क्या आ जाता है कि इसमें आपके पास जितने भी कानून इस्लामी स्टेट लेवल पे या ह्यूमन लेवल पे बनाए जाते हैं, उनको आप देखेंगे, और लीगल पॉजिटिविज्म देखेंगे। इसमें भी आपके पास आ जाएगा कि ह्यूमन सॉवरेनिटी होगी, लेजिस्लेटिव एंड स्टेट इंजंक्शंस होंगे। साथ में दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास मॉरल लीगल लिंक। इसमें आपके पास क्या होगा कि जो चीज़ें गैर मुनसिफाना तरीके से पूरी करने की कोशिश की जा रही हो, उनके खिलाफ आपने बोलना होता है। ठीक है? Indissoluble, an injustice ruling violates the core of Sharia, और inseparable, and injustice law is no law at all। तो ये चीज़ें हैं, और साथ में मैकेनिज्म फॉर अडॉप्टेबिलिटी आ जाएगा। इसमें आपके पास टूल्स आ जाते हैं, जैसे भी हमने डिस्कस किया, इस्तेसान को, मसलहा को और इज्तिहाद को। और फिर टेलियोलॉजिकल फोकस आ जाएगा, जिसमें प्रिजर्वेशन ऑफ द 5 एसेंशियल्स हैं, जो मकसद हैं आपके, जो ऊपर हमने भी डिस्कस की हैं। ठीक है जी? ये चीज़ें हैं। साथ में आपके पास आ जाएंगे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस कल भी हमने आपसे डिस्कस किए थे थोड़े से, कि क्या होता है कि आपके पास स्टेट लॉ भी होता है, आपके पास नेशनल लॉ भी होता है, आपके पास इस्लामिक लॉ भी होता है, लेकिन इश्यूज़ क्या आ रहे होते हैं कि आपका
एक इंसानी दिमाग जो है वो इस कदर नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है कि ऐसे-ऐसे हम लोग केसेस देख रहे होते हैं कि हम लोग खुद भी शर्मिंदा हो रहे होते हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जिस तरह की लैंग्वेजेज़ मर्द हज़रात यूज़ कर रहे होते हैं कमेंट्स में, हम उनको रीड आउट भी नहीं कर सकते। और मैं तो बिल्कुल ही उन चीज़ों को खोलती ही नहीं हूँ जहाँ पे एक हाइलाइट से पता चल रहा हो कि यहाँ पे मर्दों ने किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की होगी, और फिर वही मर्द बाद में कहेंगे जी औरत ख़राब है। अपनी ज़ुबान, अपने काम, अपना दिमाग, अपना दिल उनका चाहे गंदा हो, लेकिन बाद में उन्होंने यही कहना होता है जी औरत ख़राब है। ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं आपकी, ज़्यादातर इसमें आ जाती हैं कि जो आपने चीज़ें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में देखनी होती हैं। कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में ज़्यादातर सोशल मीडिया इश्यूज़ आते हैं, साइबर क्राइम्स आते हैं, पीका एक्ट्स आते हैं, ये चीज़ें आ जाएँगी। और इनको हम इस्लाम में इसलिए नहीं देखते क्योंकि इस्लाम में उस वक़्त ये चीज़ें हो नहीं रही थी, और अगर हो भी नहीं थी तो उनके खिलाफ़ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं दिया गया था कि जिससे हम इसको डील कर सकते। जैसे कल भी मैंने आपसे शेयर किया था कि दहशतगर्दी का कानून ज़रूर था, लेकिन जब तक एपीएस वाला हमला नहीं हुआ था, तब तक पाकिस्तानी कानून भी इतना सख्त नहीं हुआ था। ठीक है? और जिस तरह पाकिस्तान में हर दूसरे दिन धमाके होते थे, पता चलता था अब लाहौर में हो गया, कराची में हो गया, पेशावर में हो गया। तो और इसके साथ-साथ फिर जब ये बढ़ते गए तो कानून भी सख्त होते गए। तो इसी तरह कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे जो कानून होते हैं वो सख्त हो जाते हैं। और साथ में ह्यूमन राइट्स और जेंडर स्टडीज़ है। ह्यूमन राइट्स और जेंडर स्टडीज़, अब बेसिकली बात यहाँ पर आती है जेंडर की। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि अगर लड़की सिगरेट पीती है ना तो उसका करैक्टर नहीं ख़राब होता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लड़का सिगरेट पीता है। बात ये है कि सिगरेट पीने से करैक्टर ख़राब नहीं होता, चाहे वो लड़की पिए या लड़का पिए। अब अगर हम लोग तुर्की की बात करें, वो भी मुस्लिम कंट्री है, लेकिन अगर वहाँ देखा जाए तो बच्चे-बच्चे के हाथ में सिगरेट होता है, और वो अपने आप को एज़ यूरोपियन, मॉडर्न, वेस्टर्न पेश कर रहे होते हैं कि हम तो हैं ही यूरोपियन, मॉडर्न और वेस्टर्न। ठीक है? तो फ़र्क आ जाता है सिर्फ़ हमारे सोशल बिहेवियर में। हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं, हम जिस फैमिली में रह रहे होते हैं, वहाँ पर हमारी फैमिली में मर्द भी सिगरेट नहीं पीते। हमारी फैमिली में इस चीज़ को, सिगरेट पीने को अच्छा समझा ही नहीं जाता, चाहे वो मर्द पी रहे हों, चाहे वो औरत पी रहे हों। लेकिन कुछ फैमिलीज़ में हमने देखा है कि एक के बाद एक सिगरेट चल रहा होता है मर्दों के दरमियान। और अक्सर ऐसा भी देखा है कि आवाज़ लगा रहे होते हैं कि मेरी सिगरेट की डिब्बी ख़त्म होगी, अपने से 2-3 सिगरेट देना। तो बेसिकली ये चीज़ें आती हैं बाप के कंट्रोल में। जब बाप कंट्रोल नहीं रखता या जब बाप खुद सिगरेट पी रहा होता है, तो फिर ऑब्वियसली बच्चे भी आगे सिगरेट पीते हैं। तो ह्यूमन राइट्स आ जाते हैं। ह्यूमन राइट्स में हम बात करें फ़िक़्हा से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड, तो उसके सब कानून हम डिस्कस कर चुके हैं, और मॉडर्न कानून यही हैं कि जो आप खुद करते जाएँगे वही आपके बच्चे भी करेंगे। ठीक है? आगे चलते हैं ट्रांजिशनल एंड सोशल जस्टिस इन पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट। तो इसमें हमारे पास क्या आता है कि हम देखते हैं जो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं नए तरीके की, या जो अब नई आबादी आ रही है, नई अक्सरियत आ रही है हमारे पास मुस्लिम मेजॉरिटी की, या यहाँ से जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अपने हदूद से हट जाते हैं। जैसे अब आपने देखा होगा एलजीबीटी सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सेम जेंडर में शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब तो पाकिस्तान में भी ये चीज़ स्टार्ट हो गई है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अगर तो इस तरह की कोई हरकत होती है, तो एक तो वो मंज़र आम पे नहीं आती, और दूसरा अगर पाकिस्तानियों ने करनी भी होती है तो वो दुबई चले जाते हैं, क्योंकि दुबई पे पाकिस्तानी कानून जो है वो नहीं चलता। बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो ट्रांसजेंडर भी हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो गे भी हैं, एलजीबीटी में भी आ रहे हैं, सेम सेक्सुअल मैरिजेज़ में भी आ रहे हैं। और सिर्फ मेजॉर सेलिब्रिटीज़ नहीं, हमारी एलीट क्लास, सबसे ज़्यादा ये गंदगी एलीट क्लास में पाई जाए। हम लोग इसको गंदगी कहते हैं, या मैं इसको ख़ास तौर पे ये कहती हूँ कि ये तब होता है जब आपके दिमाग के कोई तारे शॉर्ट हो जाते हैं। आपको साइकियाट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारा वेस्टर्न सिस्टम है उसमें इसको बिल्कुल भी इस तरह से नहीं कहा जाता कि इनका दिमाग ख़राब है या इनको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है।
क्योंकि उनके मज़हब पे इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, उनकी सोसाइटी में इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, उनकी सोसाइटी में इस चीज़ को फ्रीडम दी जाती है। हम लोग इस चीज़ को इसलिए फ्रीडम नहीं देते क्योंकि हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आपने कौम लूत पढ़ा होगा, कुरान पाक अगर आपने पढ़ा है तो कौम लूत की भी स्टोरी सारी पढ़ी होगी, और अगर आपने कोई इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हैं तो उसमें कौम लूत का भी सिस्टम देखा होगा। तो कौम लूत को भी इसी वजह से पत्थर का बना दिया गया था, उसमें पत्थरों की बारिश की गई थी, उसको तबाह कर दिया गया था कि वो एक सेम जेंडर के जो गलत हरकतें थी उसमें मुलविस थे और वो बाज नहीं आ रहे थे। ठीक है। तो अब ये चीज़ें जब हम इस दुनिया में देखते हैं, पहले तो हम यही देखते थे कि जी अगर इस तरह के कोई बच्चे होते हैं तो उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाया जाता है। लेकिन मैंने यहाँ तक अपने केसेस में इस तरह के कोई केस पहले 1-2 किए हैं, लेकिन उनमें मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर हम उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजते हैं ना, तो रिहैबिलिटेशन वालों को भी रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत होती है। वो वहाँ पर भी इसी तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती हैं जिसकी वज़ह से हम लोग स्पेसिफ़िकली मैं नहीं किसी क्लाइंट को कहती कि आप इसको रिहैबिलिटेशन सेंटर भेज दें, जब तक मुझे ये ना पता हो कि हाँ, वाक़ई कोई काम हो रहा है वहाँ। तो हालात इस वक़्त हर डिपार्टमेंट के ख़राब हैं, हालात इस वक़्त हर जेंडर के ख़राब है। किसी एक को ये कहने से कि जी इसकी बातें नहीं ठीक थी या इसके कपड़े नहीं ठीक थे, तो वो एक गलत बात है। अगर कपड़ों की बात की जाए कि जी मर्द कहते हैं औरत के कपड़े ख़राब हैं, तो अभी जो बच्चियों के साथ ज़्यादती हो रही है, उनके कपड़े कहाँ ख़राब हैं? उन बच्चियों ने तो पूरे कपड़े पहने होते हैं। तो ये बात ये नहीं है कि किसी एक जेंडर में ख़राबी है, बात ये है कि दिमाग में ख़राबी है। दिमाग की तारें शॉर्ट हैं, आप लोगों को ना करंट सिस्टम की ज़रूरत है, ठीक है? कि करंट लगाया जाए। बाकी आज का हमारा यही लेक्चर था। आई होप आप लोगों ने लेक्चर्स एंजॉय किए होंगे, आप लोग को समझ आई होगी। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को बात करनी पड़ती है, और मेरा ये होता है क्राइटेरिया कि आप लोगों को जितना हो सके मैं अपनी तरफ से नॉलेज दे सकूं। बाकी ये है कि नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं, और इसमें कुछ चीज़ें जो हमारे स्टेट लेवल पर चल रही होती है या सोसाइटी लेवल पर चल रही होती हैं उनको डिस्कस भी किया जाता है, उनको हल करने का तरीका भी बताया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और आज हमारा जो इस्लामिक फ़िक़्ह और इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का सेशन था वो ख़त्म होता है। अभी मैं देख लेती हूँ कि अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो उसको ले लें, फिर हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी? आप में से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहता है या कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्वेश्चंस देख लूँ चैट बॉक्स के। अच्छा जी, सिकंदर अली खान का क्वेश्चन है, आई हैव वन क्वेश्चन, विल वी हैव टू सबमिट एन असाइनमेंट थीसिस ऐसे नहीं जी, आपको कोई भी असाइनमेंट थीसिस ऐसे इस पे करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपने अपने लिए कोई नोट्स बनाने हैं तो वो आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन हम लोगों के ये सेशन होते हैं लीगल और सोशल अवेयरनेस पे। ठीक है, हम जितना आपको लीगली और सोशली अवेयर कर सकते हैं आपके राइट्स के बारे में, दूसरों के राइट्स के बारे में, स्टेट लॉज के और नेशनल लॉज के बारे में, वो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। आगे उसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, ये कम्प्लीटली अप टू यू है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? नहीं, कोई ऐसे असाइनमेंट और थीसिस की ज़रूरत नहीं है मोज़न। अच्छा, बिंतुल हुदा कह रही हैं, टुडेज़ लेक्चर वाज टू जनरल कन्वर्ट, थैंक यू सो मच। और ठीक है जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट मंथ हमारे लेक्चर है कुछ इस्लामिक बेसिस पे, कुछ कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ पे, और जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं निकाह, तलाक और वुमेन वर्क, हैरेसमेंट, इन चीज़ों को। तो अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।